Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 107 की यूनिट 10 को कंटिन्यू करेंगे, अग्रेशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। फर्स्ट पार्ट में हमने अग्रेशन को समझा था कि अग्रेशन क्या होता है, क्या इसकी मीनिंग होती है, कितने फॉर्म्स होती है अग्रेशन की। सेकंड और फिर हमने पढ़ा कि थियोरेटिकल अप्रोचेस टू अग्रेशन, कौन कौन सी थियोरेटिकल अप्रोचेस है अग्रेशन की। बायोलॉजिकल अप्रोच हमने पढ़ी, ड्राइव अप्रोच से हमने समझा अग्रेशन क्या है, सोशल लर्निंग अप्रोच, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी और जनरल अग्रेशन मॉडल। तो ये हमने पढ़े थे थियोरेटिकल अप्रोचेस टू अग्रेशन। और इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने थर्ड टॉपिक से, विच इज़ कॉजेज ऑफ अग्रेशन, कि क्या क्या कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से अग्रेशन होता है। सबसे पहले इसमें पर्सनल फैक्टर्स, फिर है इंटरपर्सनल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, और लास्ट में है सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि कुछ कॉजल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अग्रेशन आता है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ अग्रेशन से। कॉजेज ऑफ अग्रेशन, कॉजेज ऑफ अग्रेशन में तीन तरीके के कॉजेज हैं, ठीक है, तीन कैटेगरी है कॉजेज की। सबसे पहले इसमें पर्सनल फैक्टर, जो फर्स्ट कैटेगरी है। पर्सनल फैक्टर में है सबसे पहले इसमें फ्रस्ट्रेशन एंड प्रोवोकेशन। फ्रस्ट्रेशन एज अ कॉज ऑफ अग्रेशन, हम देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन कैसे कॉज होता है अग्रेशन का। जैसा कि हमने फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन मॉडल में हमने पढ़ा था कि पहले फ्रस्ट्रेशन आती है। फ्रस्ट्रेशन क्या चीज़ है, हमें कोई गोल अचीव करना है, ठीक है, और हमारे गोल के बीच में जो भी हिंड्रेंस है, जो भी बैरियर्स हैं जो हमारे गोल को अचीव नहीं होने दे रहे, उसे वो ब्लॉकेजेस को हम लोग, ब्लॉकेजेस की वजह से फ्रस्ट्रेशन आती है और फिर हमारा अग्रेशन बाहर आता है। तो फ्रस्ट्रेशन ओकर्स व्हेन समथिंग ब्लॉक्स आर गोल डायरेक्टिंग बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कोई भी ब्लॉकेज हमारे रास्ते में आती है उसे हम फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, किसी भी चीज़ की वजह से। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट वी एक्ट एग्रेसिवली व्हेन आवर गोल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस भी यही बोल रहा है कि हम अग्रेसिवली बिहेव करते हैं जब हमारा कोई गोल है, वो उसमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आ रही है, कोई ब्लॉकेज आ रही है। फ्रस्ट्रेशन इज़ हायर वैन वी आर क्लोजर टू अचीव आर गोल्स। और फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और भी ज़्यादा होती है जब हमारे गोल के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और उस टाइम पर कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा होती है। और जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम अग्रेसिवली बिहेव करें। तो ये फ्रस्ट्रेशन एक कोज होती है हमारे अग्रेशन का, और ये एक पर्सनल फैक्टर है। अब इसी में पर्सनल फैक्टर के अंदर एक दूसरा कोज भी आ जाता है, जो कि है प्रोवोकेशन, ठीक है। प्रोवोकेशन कैसे कोज है अग्रेशन का, डायरेक्ट फिजिकल या फिर वर्बल प्रोवोकेशन। फिजिकल या फिर वर्बल प्रोवोकेशन कैन स्ट्रांगली ट्रिगर अग्रेशन, कि कोई आपको धक्का दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई आपको उल्टा सीधी बातें बोल रहा है, तो ये भी आपको प्रोवोक करेंगी, आपको ट्रिगर करेगी आपके अग्रेशन को कि आप अग्रेसिवली बिहेव करो। जैसे अनफेयर क्रिटिसिज्म अगर किसी के साथ हो, अब यहाँ पे कोई भी फिजिकल या फिर वर्बल प्रोवोकेशन नहीं हो रहा, बट अनफेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है, सार्केस्टिक कमेंट्स, फिजिकल हार्म और थ्रेट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोवोकेशन के, जिसकी वजह से लोग एरोगेंट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अग्रेशन आता है। Provocations like arrogance, unjustified criticism, public teasing and actions that damage our public image are strong triggers for aggression. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोवोक करती हैं कि हम लोग अग्रेसिव बिहेवियर शो करें। तो पर्सनल फैक्टर्स में जो फर्स्ट हमारा कोज था वो था फ्रस्ट्रेशन एंड प्रोवोकेशन, और ये दोनों ही लीड करते हैं अग्रेशन को, अग्रेसिव बिहेवियर को। सेकेंड पर्सनल फैक्टर्स में आ जाता है हमारा पर्सनैलिटी एंड अग्रेशन। पर्सनैलिटी एंड अग्रेशन में डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू सिमिलर सिचुएशंस। पर्सनैलिटी एंड अग्रेशन को हम कैसे समझेंगे, देखो हर पर्सन की, जैसे हमने 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है एक दूसरे से। अगर हम 10 जनों को सेम सिचुएशन में डालेंगे तो एक ही सिचुएशन को हर कोई अलग तरीके से परसीव करेगा, इंटरप्रेट करेगा और अलग तरीके से डिफरेंट उसके लिए रिस्पॉन्स देगा। तो वो हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, उसी वजह से हमारा अग्रेशन शो करने का तरीका या फिर कितनी जल्दी हम अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं वो भी डिफरेंट होता है। तो ये भी हमारा पर्सनल फैक्टर है, ठीक है, हमारे अंदर है वो, जैसे पर्सनैलिटी हमारी है। तो इसमें भी डिफरेंसेस देखे जाते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू सिमिलर सिचुएशंस, कि हम लोग अलग अलग सेम सिचुएशंस में हर लोग जिनकी पर्सनैलिटी अलग अलग है, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग अलग होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा रिएक्शन जो होता है वो भी अलग होता है, रिस्पॉन्स अलग होता है। अग्रेशन एंड वायलेंस रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन सिचुएशनल फैक्टर्स एंड पर्सनल ट्रेट्स। और यहाँ पे बताया गया कि जो भी अग्रेशन होता है, या अग्रेशन या फिर वायलेंस, वो रिजल्ट होता है सिचुएशनल जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे सिचुएशन क्रिएट हुई है और हमारे पर्सनल ट्रेट्स, उसको मिला करके अग्रेशन बाहर आता है। कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप भीड़ में हो, ठीक है, आपका एग्जाम मिस होने वाला है, आपको एग्जाम के लिए जाना है, बस में बैठे हो, बस में एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस पूरी भरी हुई है, उसमें आपको बैठने की भी जगह नहीं मिल रही, अंदर चढ़ने की भी जगह नहीं मिल रही, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो वो सिचुएशन ही ऐसी है कि जिसमें कोई भी अग्रेसिव बिहेवियर करेगा, जिसको अग्रेशन आ सकता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है। बट आपके पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं वो भी मैटर करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ही जल्दी एग्रेशन शो कर देते हो, या फिर कुछ ऐसे इंसान भी होंगे जो बहुत ही काम रहते हैं, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी जो लोग काम रहते हैं, तो सबका पर्सनल ट्रेट्स, सबके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी रोल प्ले करती है कि हम किस तरीके से सिचुएशन को परसीव करेंगे और एग्रेशन शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे।
जैसे इसमें टास्क मॉडल है ट्रेट्स, टास्क मॉडल TASS क्या है, ट्रेट्स एज सिचुएशनल सेंसिटिविटीज़। तो ये जो टास्क मॉडल है ये भी क्या बोल रहा है अपने नाम के जैसे इसका नाम है वैसे ही, ट्रेट्स एज सिचुएशनल सेंसिटिविटीज़, कि कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं दैट मेक पीपल मोर सेंसिटिव टू सिचुएशंस, ठीक है, लोवरिंग देयर थ्रेशोल्ड फॉर अग्रेशन, की जो थ्रेशोल्ड है अग्रेशन का, ठीक है, जो लाइन है कि जो क्रॉस हो जाए उसके बाद अग्रेशन आएगा, वो उनकी बहुत कम होती है, तो वो बहुत जल्दी अग्रेशन शो करते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स ही कुछ ऐसे होते हैं लोगों के कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनका वो थ्रेशोल्ड बड़ी जल्दी क्रॉस हो जाता है। पीपल विद हाई ट्रेट अग्रेसिवनेस रिएक्ट एग्रेसिवली इवन टू वीक प्रोवोकेशंस, कि कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रा सा कुछ कह दो, ठीक है, थोड़े से प्रोवोकेशन पर भी बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, बड़ी जल्दी अग्रेशन शो करते हैं, अग्रेसिवनेस शो करते हैं, क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड बहुत कम है। उनके ट्रेट्स ऐसे हैं उनके पास हाई ट्रेट है अग्रेसिवनेस को लेकर के, और जिनका लो ट्रेट होता है अग्रेसिवनेस को लेकर के, वो स्ट्रॉन्ग प्रोवोकेशन पे भी अग्रेशन शो नहीं करते। तो ये टास्क मॉडल से भी हमने पर्सनालिटी और अग्रेशन को डिफाइन करा कि कैसे पर्सनालिटी रोल प्ले करती है अग्रेशन से। और भी इसमें है टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर पैटर्न्स, दो तरीके के बिहेवियर पैटर्न बताए हैं इसमें, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, टाइप ए ट्रेट जिनमें होता है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो जल्दी जल्दी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोन होते हैं अग्रेशन को लेकर के, कि वो जल्दी अग्रेसिव हो सकते हैं। टाइप बी जो इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़े ऑपोजिट, वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं टाइप ए के, टाइप बी वाले जो है ऑपोजिट होते हैं टाइप ए के। टाइप ए अगर बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, तो वहीं पर जो टाइप बी है वो क्या है, रिलैक्स्ड, कि वो सिचुएशन को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काफ़ी कामली रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये दो पर्सनैलिटी टाइप्स बताए हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी। अब है इसमें लो सेल्फ कंट्रोल एंड नार्सिसिज्म। जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होता है, ठीक है, इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ अग्रेशन। जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल काफ़ी कम होता है, जो अपने गुस्से को या फिर अपने एक्शंस को, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो भी ज़्यादा अग्रेशन शो करते हैं। हाई नार्सिसिज्म लीड्स टू एक्सट्रीम अग्रेशन, ठीक है, जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, हाई नार्सिसिज्म भी एक्सट्रीम अग्रेशन को शो करता है, लीड करता है। व्हेन अदर्स थ्रेटन देयर इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज और ईगो, कि जब उनकी सेल्फ इमेज को, इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज जो उन्होंने अपने बना रखी है कि मुझसे अच्छा तो और कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से ऊपर तो कोई नहीं है, ये इन्फ्लेटेड जो सेल्फ इमेज उन्होंने अपनी बनाई है, ठीक है, जब उसको कोई ट्रिगर करता है तो वो बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक जो है, हाई नार्सिसिज्म अपना शो करते हैं, दिखाते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो ये हमने पर्सनालिटी और अग्रेशन को पढ़ा। आपको ज़रूरी इनके सब कुछ ऐसा ही लिखने हैं, आपको टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी के लोग याद रखने हैं। टाइप ए वाले क्या है, हसलर्स, ठीक है, जिनको बिल्कुल लड़ना है, भागना है, आगे जाना है, वो टाइप ए पर्सनालिटी हो गई, जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। टाइप बी क्या हो गया, जो रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन कितनी भी हो उसमें कामली बिहेव करेंगे। तो ये दो पर्सनालिटी टाइप्स हैं। तो इससे भी आप बता सकते हो कि हमारे जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी रोल प्ले करती है अग्रेशन में। और भी जो भी आपको चीज़ें समझ में आती है पर्सनालिटी से रिलेटेड और अग्रेशन को कनेक्ट करके जितना आप लिख सकते हैं उतना आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर इसमें थर्ड जो पर्सनल ट्रेट है वो है, पर्सनल फैक्टर्स हैं, उसमें है बायोकेमिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि केमिकल्स भी हमारे अंदर होता है, हमारी पर्सनल फैक्टर्स हैं। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी अग्रेशन जो है इंक्रीज़ होता है या फिर कम होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल, मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि अग्रेशन से लिंक्ड है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो उनमें ज़्यादा हो जाता है तो वो भी ज़्यादा ज़्यादा वायलेंस या फिर ज़्यादा अग्रेशन शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन वायलेंट वंस। ये देखा भी गया है कि जो लोग ज़्यादा अग्रेशन शो करते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा हाई होता है, जो लोग नॉन वायलेंट होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम पाया गया है। फिर इसमें दूसरा जो केमिकल है वो है सेरोटोनिन, जो दूसरा हार्मोन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, पॉजिटिव इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तब भी हायर अग्रेशन शो होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव इमोशंस नहीं होते, ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पर भी अग्रेशन ज़्यादा होता है सेरोटोनिन की कमी की वजह से। फिर जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं वो भी कोरिलेटेड होते हैं अग्रेशन और वायलेंट बिहेवियर से। ज़्यादातर ये चीज़ें भी देखी गई हैं कि ज़्यादातर जिन लोगों ने अग्रेशन या फिर वायलेंट बिहेवियर, एक्सट्रीम वायलेंट बिहेवियर जिन्होंने शो करा है, अल्कोहल का कंजप्शन उनका भी ज़्यादा होता है। तो क्योंकि उसकी वजह से भी केमिकल इन्फ्लुएंसेस जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल इम्पेयर्स द एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड इनहिबिट्स सोशल नॉर्म्स लीडिंग टू अग्रेसिव रिस्पॉन्सेज। कि अल्कोहल करता क्या है, अल्कोहल या फिर ड्रग्स हो गए, आप इसमें वो चीज़ भी ऐड कर सकते हो, ड्रग्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें करती हैं क्या है कि हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है उसे ख़त्म कर देती है, ठीक है, उसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देती है, कमी आती है उसमें, जिसकी वजह से हम ना तो सोशल नॉर्म्स को समझ पाते हैं, ना क्या सही है क्या गलत है इसको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से अग्रेसिव रिस्पॉन्सेज भी हमारे बाहर आते हैं। अब इसमें एक टर्म अलग से एक और टर्म आई है जो कि है डिस्प्लेस्ड अग्रेशन। डिस्प्लेस्ड अग्रेशन से आप क्या समझते हैं, डिस्प्लेस्ड मतलब यहाँ का वहाँ, ठीक है, इधर का गुस्सा उधर उतारना, उसे डिस्प्लेस्ड अग्रेशन कहेंगे। जब जो ओरिजिनल सोर्स है अग्रेशन का, जब हम
को अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते एग्रेशन, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, एक वीक या फिर इनोसेंट या फिर जिसने कोई गलती नहीं करी है या फिर जिसने हमें हल्का सा प्रोवोक कर दिया, ऐसे किसी टारगेट को लेते हैं और उधर अपना अग्रेशन शो करते हैं। उससे डिस्प्लेस्ड अग्रेशन बोलते हैं कि जिधर से गुस्सा है कि आपके पेरेंट्स ने या टीचर्स ने कुछ आपको ऐसी बात बोल दी या फिर कुछ ऐसा गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर आप उनके सामने, अपने बॉस के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते या फिर उनको मार नहीं सकते या फिर उनको कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते, तो आप ओरिजिनल सोर्स को अपना गुस्सा, अपना अग्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसे डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स एन इनोसेंट और माइल्डली प्रोवोकेटेड टारगेट। कि आपको ऑफिस में तो गुस्सा था ही, अब आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं अपनी, और उस टाइम पर क्या हुआ, किसी ने हल्का सा आपकी बाइक को या फिर कार को धक्का मार दिया, ठीक है, या फिर उस पर कुछ गिरा दिया, फिर आपके कपड़े पे कुछ गिर गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा प्रोवोकेटिंग नहीं था या फिर वो इतना ज़्यादा आपको नॉर्मली गुस्सा नहीं आता अगर आप उस टाइम पर आपका बॉस से जब कोई झगड़ा नहीं हुआ होता या फिर आपके फैमिली से या टीचर्स से या किसी से भी कोई झगड़ा ना हुआ था, बट उस छोटी सी चीज़ ने आपको इतना प्रोवोक कर दिया कि आपको पता चल गया अच्छा वहाँ तो गुस्सा नहीं निकला, तो यहाँ निकाल देते हैं, तो इसे डिस्प्लेस्ड अग्रेशन बोलते हैं। क्योंकि या तो ओरिजिनल सोल्स अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, या फिर वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर हमें डर है कि इसके बदले हमें पनिशमेंट मिल सकती है, तो हम किसी और पर या फिर किसी और चीज़ पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, उसे डिस्प्लेस्ड अग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें एज एंड अग्रेशन। अब एज और अग्रेशन का क्या रोल है कि जो लोग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं और एडोलेसेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर फिजिकल अग्रेशन का यूज़ करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सोशल स्किल्स, क्योंकि उस टाइम पर उनको इतनी सोशल स्किल्स का नहीं पता होता कि आप किसी को मार नहीं सकते, कि छोटे छोटे बच्चे क्या गुस्सा आता है तो सामान उठा के फेंक दिया या फिर दूसरे को मार दिया, क्योंकि उन्हें उस टाइम तक ये पता नहीं होता कि ऐसा करना गलत होता है, तो उनको सोशल स्किल्स की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है या फिर इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा अग्रेशन शो करते हैं, फिजिकल अग्रेशन शो करते हैं ज़्यादातर। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनको वो ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं, उनको सोशल स्किल्स के बारे में पता चल जाता है, तो उस टाइम पर अपने कन्फ्लिक्ट को वो लोग रिजोल्व करना समझ आता है और अपने अग्रेशन को भी कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल उन्हें थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो ये भी एक पर्सनल फैक्टर था एज। फिर इसमें नेक्स्ट पर्सनल फैक्टर है जेंडर। ठीक है, अब जेंडर और अग्रेशन कैसे लिंक्ड है कि ज़्यादातर देखा गया जो मेल्स हैं, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ज़्यादा होता है और जनरली मोर फिजिकली एंड वर्बली अग्रेसिव दैन फीमेल्स। तो मेल्स ज़्यादा अग्रेसिव देखे गए हैं, फिजिकली और वर्बली अग्रेशन ज़्यादा शो करते हैं दैन फीमेल्स। फीमेल्स टेंड टू यूज़ इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ अग्रेशन। जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट फॉर्म जो है अग्रेशन की, जो हमने पहले पढ़ी थी, उसका यूज़ करती हैं अपने अग्रेशन को शो करने के लिए, और डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन है अग्रेशन का, एंगर का, वो कम होता है, कि किसी को मारना या फिर वर्बल अब्यूज़ करना वो थोड़ा कम होता है, इनडायरेक्टली ज़्यादा अग्रेशन शो करती है। और ऐसा ये जो डिफरेंस है ये इस वजह से भी होता है क्योंकि हमारी जो सोशलाइजेशन है या फिर बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज है वो अलग अलग होते हैं। लड़कियों को इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था पहले से भी, अभी भी, कि वो अग्रेशन इतना ज़्यादा शो करें। लड़के शो करते हैं, उनको कोई इतना ज़्यादा गलत नहीं समझता, बट लड़कियों को सिखाया जाता है बचपन से कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हम ये वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, या फिर लड़कियां से हाथापाई नहीं कर सकती, ये सब चीज़ें। तो सोशलाइजेशन की वजह से भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की टू स्ट्रेस, ये भी एक रीज़न है कि मेल्स क्या है, मेल्स में फाइट और फ्लाइट होता है, या तो लड़ो या तो भाग जाओ। ये दो चीज़ों से मेल्स में जो अग्रेशन चलता है, फाइट और फ्लाइट। लड़कियों के लिए क्या है, टेंड एंड बी फ्रेंड फॉर फीमेल्स। ये चीज़ें, ये दो चीज़ें। तो अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ कॉजेज जो हम पढ़ रहे हैं अग्रेशन के, हमने सिर्फ एक फैक्टर समझा है कि जो पर्सनल फैक्टर्स हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। पर्सनल फैक्टर्स में फ्रस्ट्रेशन आती है, प्रोवोकेशन आती है, ठीक है, बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस आते हैं, डिस्प्लेड अग्रेशन आता है कि हम यहाँ का गुस्सा वहाँ उतारते हैं, ये भी हमारे पर्सनल फैक्टर है। एज हमारा पर्सनल फैक्टर है, जेंडर हमारा पर्सनल फैक्टर है, और लास्ट में पर्सनालिटी भी हमारे पर्सनल फैक्टर हैं। तो ये कुछ पर्सनल फैक्टर्स थे जो हमने समझे अग्रेशन के। अब एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन सीधा या तो ये आ सकता है कि कॉजेज ऑफ अग्रेशन आपको बताने 10 मार्क में, तो आप पर्सनल फैक्टर भी बताएंगे, उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स आप लिख देंगे, बायोकेमिकल चेंजेस, पर्सनालिटी और एज, जेंडर, ये आपने लिख दिया। फिर आप जो है नेक्स्ट जो इंटरपर्सनल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को बताएंगे, उसके बाद सिचुएशनल फैक्टर्स को बताएंगे। या फिर आपसे सीधा 5 मार्क में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सनल फैक्टर्स बताने हैं इसके अग्रेशन के, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फैक्टर्स उसमें बताने हैं, या फिर सिर्फ सिचुएशनल फैक्टर, या फिर सिर्फ इंटरपर्सनल और सोशल कल्चरल फॉर्म्स फैक्टर्स जो हैं वो आपको बताने हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है एग्जाम में। अब सेकंड जो इसमें फैक्टर्स हैं वो है इंटरपर्सनल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये कौन कौन से इंटरपर्सनल, सोशल या फिर कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं अग्रेशन को। इसमें है एक्सपोजर टू मास मीडिया एंड अग्रेशन, कि जो हम मास मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वायलेंस इन मीडिया, कि टीवी प्रोग्राम्स में, ठीक है, या फिर मूवीज़ में, या फिर सॉन्ग्स में, या फिर जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा वायलेंस देखा जाता है, अबाउट 60% ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स कंटेन सिग्निफिकेंट वायलेंस, और इस वायलेंस का जो कंजप्शन है वो जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर जो बच्चे हैं या फिर एडल्ट्स हैं वो लोग शो करते हैं। क्योंकि जैसे हमने बोबोडोल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लर्निंग जो थेरी थी उसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हमने पढ़ा था कि बोबोडोल का जो एक्सपेरिमेंट था कि बच्चों को कुछ, एक जो ग्रुप था जिसको वायलेंस दिखाया गया था, वीडियोस दिखाई गई थी, दूसरा जो ग्रुप था उसको प्लीजेंट, नॉन वायलेंट जो मूवीज़ वगैरह दिखाई गई थी,
एक्सपोजर दिया गया था, तीसरा ग्रुप था जिसको कुछ नहीं दिखाया गया था। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जिनको वायलेंस दिखाया गया था उन्होंने पोवर्टोल के साथ वायलेंस जो है शो करा, एक्सप्रेस करा। जिनको कि नॉन वायलेंस दिखाया गया था उन्होंने नॉन वायलेंस यानी कि उसके साथ अच्छे से प्यार से खेल रहे ये दिखाया गया था। और जिनको जो थर्ड ग्रुप था उनको कुछ नहीं दिखाया गया था, तो वो अपने हिसाब से जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वो वैसे एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये चीज़ें देखी गई कि जितना ज़्यादा जिसको जैसी एक्सपोजर मिलता जाएगा, ठीक है, सोशल मीडिया पे, वो वैसी चीज़ें एक्सप्रेस भी करेंगे, उसको बाहर लेकर के आएंगे। तो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायलेंस बढ़ता जा रहा है, बच्चों में और एडल्ट्स में भी एग्रेसिव बिहेवियर इंक्रीज होता जा रहा है। तो मास मीडिया भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है एग्रेशन में। बेंडिरो का वही एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पर। और जनरल एग्रेशन मॉडल भी जो हमने पढ़ा था, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस चेंजेस आर कॉग्निटिव स्कीमास, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। जनरल एग्रेशन मॉडल में भी क्या है कि उसमें भी ये बताया गया है कि जितना ज़्यादा मीडिया में वायलेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज है, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होता जाएगा, उसकी वजह से हमारे कॉग्निटिव स्कीमास जो ब्रेन में है, ठीक है, जो हमारे बिलीव्स है, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, वो भी चेंज होते जाते हैं। क्योंकि हमने जनरल एग्रेशन मॉडल में पढ़ा था कि 3 स्टेजेस होती हैं, और जो सेकंड स्टेज होती है, इंटरनल स्टेज होती है, उसमें भी हमारी कॉग्निशन, अफेक्ट, इमोशंस, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती है। तो जो कॉग्निशन वाला पार्ट है, अगर हमारी कॉग्निशन ही चेंज होगी कि हमें हर चीज़ को अग्रेसिवली ही परसीव करना है, हमें हर चीज़ को एज अ ट्रिगर अपने ऊपर लेना है, तो उसकी वजह से हमारे एटीट्यूड, हमारे बिलीव्स चेंज हो जाएंगे और हम ज़्यादा अग्रेशन शो करेंगे, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। इसकी वजह से होस्टाइल एक्सपेक्टेशन बायस ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये आता है। मेकिंग अस बिलीव अदर्स आर जनरली अग्रेसिव, इससे हम भी दूसरों को अग्रेसिव ही परसीव करते हैं कि दूसरा हमारे ऊपर अग्रेशन शो करे, उससे पहले हम अग्रेशन शो करते हैं, क्योंकि सामने वाला तो अग्रेसिव है ही, ये हमारी समझ बन जाती है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम हर सिचुएशन में, मैक्सिमम सिचुएशंस में अग्रेसिवली ही बिहेव करते हैं। तो ये मास मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि हम जितना ज़्यादा एक्सपोजर करेंगे वायलेंस का, उतना ज़्यादा अग्रेशन हमारे अंदर भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है इसमें सोशल रिजेक्शन, ठीक है, सोशल फैक्टर भी इसमें हमने पढ़ा है, ठीक है, सोशल फैक्टर को भी पढ़ना है। तो सोशल रिजेक्शन जो है कि जब हमको ग्रुप से निकाल दिया जाता है या फिर हमें कोई अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहते, फिर सब लोग हमसे दूर होते जाते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ट्रिगर करता है हमारे एग्रेशन को, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, सेल्फ इमेज हमारी जो है ट्रिगर होती है, अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हॉस्टाइलिटी और अग्रेशन जो है बाहर आता है। फिर है इसमें होस्टाइल कॉग्निटिव बायस। रिजेक्शन स्टिमुलेट्स अ बायस दैट मेक्स अस परसीव न्यूट्रल बिहेवियर्स एज होस्टाइल। दिस बायस लीड्स टू अग्रेसिव रिस्पॉन्सेज। अब इसमें होता क्या कि जैसे GAM मॉडल जो जनरल एग्रेशन मॉडल है, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कॉग्निशन चेंज हो जाती है कि हम हर चीज़ को गलत तरीके से ही परसीव करते हैं, हर चीज़ को होस्टाइल, हर बिहेवियर को, कोई न्यूट्रल बिहेवियर भी है तो उसको भी हम होस्टाइल बिहेवियर ही परसीव करने लग जाते हैं। ऐसी बायसनेस हमारे ब्रेन में बनने लग जाती है, जिसकी वजह से हम अग्रेसिव रिस्पॉन्सेज देने लग जाते हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है इसका कि सोशल कनेक्शंस आर एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग बेसिक नीड्स एंड सर्वाइवल, कि हम सोशल बींग्स हैं, ठीक है, सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस। तो हमेशा से, ठीक है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर हम समझे तो हमेशा से क्या है कि हम अपने ग्रुप को, सोशल कनेक्शंस हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं, हमारी बेसिक नीड है सोशल कनेक्शंस, और हमारे सर्वाइवल के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, सबके लिए जो है सोशल कनेक्शंस होना ज़रूरी हो जाता है। और जब हमारी ये नीड फुलफिल नहीं हो पाती है, हमारा सर्वाइवल फुलफिल नहीं हो पाता, कनेक्शंस नहीं बन पाते, सोशल रिजेक्शन हमें फील करने को मिलता है, तो वो हमें एक थ्रेट मिलता है अपने सर्वाइवल को लेकर के। और जब हमारे सर्वाइवल पर कोई भी बात आ जाती है तो हम क्या है, अग्रेशन अपना शो करते हैं। तो ये भी सोशल रिजेक्शन की वजह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं सोशल रिजेक्शन की वजह से कि हम अग्रेशन बिहेवियर अपना शो करते हैं। फिर इसमें लास्ट इन्फ्लुएंस एंड नीड फुलफिलमेंट। अग्रेशन एज सोशल इन्फ्लुएंस। अग्रेशन कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर इन सोशल इंटरेक्शंस। तो अग्रेशन क्या होता है, अग्रेशन को सोशल इन्फ्लुएंस की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, सोशली इन्फ्लुएंस करने के लिए। अग्रेशन क्या है, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी यूज़ करा जाता है सोशल इंटरेक्शन में। ठीक है, कि हम अग्रेशन उस टाइम पर यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि सामने वाला रिटेलिएट नहीं कर सकता, कि सामने वाला हमारे ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकता, तो हम लोग उधर अग्रेशन शो करते हैं ताकि हमारी कुछ नीड्स फुलफिल हो सके या फिर हमारा कोई काम निकल सके। तो वहाँ पर भी सोशल इंटरेक्शन में भी जो अग्रेशन है उसका यूज़ करा जाता है, कि जैसे पेरेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए, अब बच्चा काम नहीं कर रहा है, वो होमवर्क नहीं कर रहा है, तो उधर अग्रेशन शो करते हैं। फिर उसने कोई गलती कर दी तो उधर अग्रेशन शो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम अग्रेशन शो करेंगे तो मे बी इसकी वजह से अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दे, या फिर कोई ये गलती करना बंद कर दे, या फिर ये गालियाँ देना बंद कर दे, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करना बंद कर देगा। तो अपना कुछ सोशल इंटरेक्शन में दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी अग्रेशन का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर भी इस वजह से भी हम अपना अग्रेशन बाहर निकालते हैं ताकि हमारा हम किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, चेंज कर सके। तो ये हमने कुछ सोशल फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स हमने पढ़े अग्रेशन को लेकर के। अब लास्ट है इसमें सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट है इसमें वेपन इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ वेपन्स। जो एंग्री लोग होते हैं ज़्यादातर, दे आर मोर लाइकली टू एक्ट अग्रेसिवली व्हेन दे सी अ वेपन,
कि जब उनको कुछ वेपन्स वगैरह दिखाई दे, जो लोग जनरली एंग्री होते हैं, ठीक है, ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, और उनको वेपन का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिले, तो उसकी वजह से वेपन देखते भी वो और ज़्यादा चांसेस उनके बढ़ जाते हैं कि वो तो अब की बार अब जो है एग्रेसिवली बिहेव ही करेंगे। बर्कोविट्स की एक स्टडी थी 1967 में उन्होंने करी थी। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स ऐसे लिए हु सो अ गन वर मोर अग्रेसिव दैन दोज हु सो स्पोर्ट्स आइटम। तो इन्होंने क्या करा कि एक ग्रुप था पार्टिसिपेंट्स का जिनके आगे गन्स वेपन्स वगैरह रखे गए थे, दूसरा ग्रुप था कि जिनके आगे स्पोर्ट्स आइटम्स, ठीक है, बैडमिंटन्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर ये सब चीज़ें रखी गई थी, स्पोर्ट्स आइटम्स जो होते हैं वो रखे गए थे। तो दो अलग अलग ग्रुप हैं, दोनों जो ग्रुप से उनको गुस्सा दिलाया गया था, प्रोवोक करा गया था, फ्रस्ट्रेशन उनके सामने आई थी, तो जिनके सामने गन्स थी उन्होंने ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर शो करा एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके सामने स्पोर्ट्स आइटम्स थे। तो ये भी देखा जाता है कि जिनके पास एक्सपोजर ज़्यादा होता है वेपन्स का, वो लोग भी ज़्यादा अग्रेशन शो करते हैं। सेकेंड, इसमें एनवायरमेंटल डिस्कम्फर्ट। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक बस में हैं जो कि जिसमें एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, उस पर से आप ऐसी बस में जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपका अग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो एनवायरमेंट है वो जितना डिस्कम्फर्टिंग होगा वो भी आपको प्रोवोक करेगा, वो भी लीड करेगा आपके अग्रेशन को। जैसे टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे अग्रेशन और वायलेंस ज़्यादा होता है। ये भी देखा गया है कि जिन कंट्रीज़ में जो ज़्यादा हॉटर कंट्रीज़ है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर वायलेंस और क्राइम्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, नंबर्स में ज़्यादा हैं, ज़्यादा कॉमन है उधर वायलेंस होना। तो जो हॉटर जोग्राफिकल एरियाज़ हैं हैव हायर वायलेंट क्राइम रेट्स एज़ कम्पेयर टू कूलर एरियाज़। तो ये चीज़ भी देखी गई है। टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे एग्रेशन को, तो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। और जो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि नॉइज़, स्मोक, एयर पोल्यूशन आर आल्सो एसोसिएटेड विद हायर लेवल्स ऑफ अग्रेशन एंड वायलेंस। तो ये हमने सिचुएशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अपने पढ़े कि कैसे हमारी सिचुएशन, हमें ऐसी सिचुएशन में रखा गया जहाँ पर वेपन्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग है, तो ऐसी सिचुएशंस और ऐसा एनवायरनमेंट भी, डिस्कम्फर्टिंग एनवायरनमेंट, ये भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। हमारे ये कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हम अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो ये हमने पढ़े कॉजेज़ ऑफ अग्रेशन, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स हमने पढ़े, ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं अग्रेशन के लिए, ठीक है। फिर दूसरे हमने सोशियो कल्चरल जो भी फैक्टर्स थे वो हमने पढ़े। लास्ट में हमने सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े। तो ये 3 कैटेगरीज हैं और इनके अंदर हमने कुछ सब टॉपिक्स पढ़े हैं अग्रेशन से रिलेटेड कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कॉजल फैक्टर्स हैं जो कि अग्रेशन को लीड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इस अग्रेशन को रिड्यूस करा जा सकता है। अब हम अग्रेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 3 तरीके हमारे पास। सबसे पहले सोशल लर्निंग। जैसे हमने कॉजेस पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि भाई थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में हमने पढ़ा था कि सोशल लर्निंग से कि हम जो अग्रेशन को और सब सोशल बिहेवियर्स की तरह अग्रेशन भी एक सोशल बिहेवियर है जिसे हम लर्न कर सकते हैं। तो सोशल लर्निंग थियरी क्या बोलती है कि भाई जैसे हमने अग्रेशन को लर्न करा था वैसे हम उसको अनलर्न कर सकते हैं, यानी कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, पनिशमेंट एंड मॉडलिंग। पनिशमेंट क्या है कि अगर अग्रेसिव बिहेवियर के लिए हमने अग्रेसिव बिहेवियर सीखा कैसे था, दूसरों को देख करके, वैसे अगर हम ये देखें कि जो लोग अग्रेशन शो कर रहे हैं उनका कॉन्सिक्वेंसेस, कि उन्होंने जो भी बिहेवियर करा उसके बाद उनको कुछ पेनफुल या फिर कुछ अवर्सिव मिला, कुछ बुरा हुआ उनके साथ, तो उसकी वजह से हम भी वो अग्रेशन शो नहीं करेंगे। अगर मैंने ये देखा कि भाई किसी ने अग्रेशन शो करा है, ठीक है, मेरी किसी फ्रेंड ने अग्रेशन शो करा, उसके बदले में उसको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, फिर कुछ ना कुछ उसके साथ अच्छा हुआ है, या फिर उसको सामने से किसी ने डांटा नहीं, तो इसकी वजह से मेरे ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मैं भी देखूंगी और सोचूंगी कि यार मैं भी अग्रेशन शो करती तो मेरे को भी बेनिफिट मिलता। तो वही चीज़ अगर ऑपोजिट हो जाए कि उसने अग्रेशन शो करा और उसको कोई ना कोई पनिशमेंट मिली, तो उससे मैं भी ये समझूंगी कि अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे किसी को गाली नहीं देनी, मुझे किसी को मारना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर पेनफुल हो, यानी कि पनिशमेंट को अगर हम यूज़ करें तो उससे भी अग्रेशन रिड्यूस हो सकता है, इफेक्टिवली हम रिड्यूस कर सकते हैं। इफेक्टिव पनिशमेंट शुड बी इमीडिएट, कंसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड जस्टिफाइड विद एक्सप्लेनेशंस। लेकिन एक इफेक्टिव पनिशमेंट होती क्या है, एक इफेक्टिव पनिशमेंट होने के लिए, पनिशमेंट को इफेक्टिव होने के लिए इमीडिएट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, साथ में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि आप उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारो, यानी कि जितनी बड़ी गलती है, जितना ज़्यादा एग्रेशन शो कर रहे हैं उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाए। लेकिन जो भी पनिशमेंट है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए विद एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कोई छोटी सी गलती करी थी या फिर किसी भी इंसान ने कोई बहुत छोटी सी गलती करी थी और उसको आप इतनी बड़ी पनिशमेंट दे रहे हो और फिर उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि हमारा मन था, हम बड़े हैं, हमने तुम्हें मार दिया। तो एक जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन उसके बाद होनी चाहिए, तभी उस पनिशमेंट को इफेक्टिव माना जाएगा। अब इसमें रिस्क क्या है कि कन्फ्यूजन आ सकती है। अगर हमने कोई काम करा है जो मेरी नज़र में मुझे सही लगता है बट फिर भी उसके बदले मुझे पनिशमेंट मिली, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि भाई यार कि भाई मैंने तो इतना अच्छा सही काम करा था फिर भी मुझे इसके बदले पनिशमेंट क्यों मिली। तो मुझे ये अगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं मिली मुझे उस पनिशमेंट के रिगार्डिंग, तो मुझे क्या लगेगा यार गलती सामने वाले की और मेरे अंदर और भी ज़्यादा अग्रेशन आ सकता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सही से, बहुत ही केयरफुल होकर के पनिशमेंट वाली जो ये टेक्निक है इसका यूज़ करना पड़ता है। सेकंड है, हम सोशल लर्निंग में मॉडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। मॉडलिंग वही है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं, है ना। तो एक्सपोजर टू नॉन एग्रेसिव और प्रो सोशल मॉडल्स कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल अग्रेशन, कि हम ऐसा एक्सपोजर ही ना दें जो अग्रेशन वाला हो।
हम ज़्यादा वीडियो गेम्स ऐसे ना खेलें जो कि अग्रेसिव वाले हों, या फिर हम वीडियो गेम्स या फिर मूवीज़ या फिर कार्टून्स या फिर ऐसी चीज़ें देखें जो प्रो सोशल बिहेवियर जो है उसको दिखाए, तो हम भी उसको इमिटेट करेंगे, उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो वायलेंट मीडिया का एक्सपोजर जितना कम हो और नॉन एग्रेसिव मॉडल्स का यूज़ हम जितना ज़्यादा करेंगे, एक्सपोजर ज़्यादा करेंगे, उसकी वजह से भी एग्रेशन रिड्यूस हो सकता है। प्रो सोशल मॉडल्स का हम ज़्यादा यूज़ करें तो इस तरीके से भी एग्रेशन रिड्यूस हो सकता है पनिशमेंट और मॉडलिंग का यूज़ करके। और पनिशमेंट और मॉडलिंग किस में आती है? सोशल लर्निंग के अंदर। सेकंड इसमें जो तरीका है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं मेथड का, वो है कथारसिस। अब ये कथारसिस है क्या? कथारसिस का कंसेप्ट क्या है? ये साइकोएनालिटिक जो थियरी है उधर से आया है, ओरिजिनेट हुआ है टर्म कथारसिस। इसमें होता क्या है कि हम अपने इमोशंस को, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, उसे हम थोड़े माइल्डर या फिर नॉन हार्मफुल वे में बाहर निकाल कर आते हैं। जैसे अगर मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा है, मैं उस इंसान को नहीं मार सकती, बट मैं क्या कर रही हूँ? मैं जिम जा रही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ और अपने बॉडी में जितनी हीट इंक्रीज़ हो रही है उस अग्रेशन की वजह से, वो अग्रेशन मैं वहाँ पर निकाल रही हूँ। तो वो एक नॉन हार्मफुल वे हो गया कि मैंने उतना उस इंसान को नहीं मारा, बट मैंने एक पंचिंग बैग को इतना मार लिया, एक पंचिंग बैग मैंने लिया, उसको इतना मैंने मारा, या फिर किसी सॉफ्ट टॉय को मैंने बहुत ज़्यादा मारा। तो उससे क्या होगा कि मेरा माइल्डर वे में या फिर नॉन हार्मफुल वे में मेरा जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है मेरे अंदर वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसको हम कथारसिस कह रहे हैं। या फिर एक एम्प्टी रूम में ज़ोर से चिल्लाना, या फिर किसी, जैसे अपनी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि लोग क्या करते हैं, टारगेट जो होता है उस पर फोटो लगा देते हैं किसी पर्सन की या फिर किसी भी चीज़ की जिससे वो अग्रेशन शो करते हैं, और फिर जिसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और फिर उस पर टारगेट करते हैं, टारगेट ऑफ फोटोग्राफ, डार्ट से टारगेट करते हैं। तो ये क्या होता है? ये भी एक तरीका होता है अपने अग्रेशन को एक माइल्डर या फिर नॉन हार्मफुल वे में बाहर निकालना। अब इससे होता है कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है कि एक टेम्पररी एक सोल्यूशन है जो रिड्यूस कर देता है आपके एग्रेशन को काफ़ी हद तक। और लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर वो टारगेट जो है आपका जिस इंसान से है, जिसकी वजह से भी आपको अग्रेशन आता है बार बार, अगर वो वैसा ही रहे, सिचुएशन वैसी ही रहे, तो आप बार बार अग्रेशन फील करोगे और ये चीज़ आपकी कथारसिस आपका काम नहीं करेगा उस टाइम पर। तो यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट लिव्ड होता है ये जो कथारसिस है, बट जब आप दोबारा से उस रियल सेटिंग में जाओगे तो दोबारा से आपका वो अग्रेशन बाहर आ सकता है। तो इफेक्टिव तो है, आपका अग्रेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा बट उसे ख़त्म नहीं करेगा। अगर कोई भी माइनर अग्रेसिव एक्ट्स होते हैं लाइक वॉचिंग वायलेंस और एक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, अटैकिंग ऑब्जेक्ट्स कैन एक्चुअली इंक्रीज वायरस बाय लॉवरिंग इनहिबिशन। और अगर ये जो छोटे छोटे माइनर एग्रेसिव एक्ट्स होते हैं कि मैं रूम में चिल्ला रही हूँ, या फिर मैं किसी इंसान को तो मार नहीं सकती बट मैंने कोई ऑब्जेक्ट तोड़ दिया, ठीक है, कांच तोड़ दिए, कोई घर का सामान था उसको तोड़ दिया, तो ये जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, ऐसे एग्रेसिव एक्ट्स हैं, ये उस टाइम पर तो मुझे रिड्यूस करेंगे, बट अगर जब मैं इसको लॉन्ग टर्म तक करती रहूँगी या फिर कोई वायलेंस में देखती रहूँगी, ऑब्जेक्ट्स को मैं तोड़ती रहूँगी, तो इसकी वजह से आगे चल करके मेरा अग्रेशन और ज़्यादा शो होगा, ठीक है, और ज़्यादा जल्दी बाहर आने लग जाएगा क्योंकि मुझे आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की, और मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो कम होने लग जाएगा। तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है, देखो, ठीक है। तो ये हमने कथारसिस पढ़ा कि कथारसिस क्या है कि आप जब आपके पास जो टारगेट है वहाँ पर तो आप अपना अग्रेशन निकाल नहीं सकते, तो आप एक माइल्डर और नॉन हार्मफुल वे में उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हो। अभी आपके एग्रेशन को रिड्यूस तो करेगा लेकिन उसे ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ बार बार करते रहोगे और जब भी रियल सेटिंग में जाओगे तो अग्रेशन आपका बाहर आ सकता है, और इसको बार बार करने से क्या होगा कि आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की कि, और जब भी रियल सिचुएशन होगी तो आपका इनहिबिशन कि आप उस इंसान को तो मार नहीं पा रहे हो या फिर उस इंसान पे तो आप चिल्ला नहीं पा रहे हो, तो ये आपके एग्रेशन को ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकता है। तो ये है कथारसिस। इसको काफ़ी यूज़ भी कर सकते हैं अगर इसे सही तरीके से यूज़ करा जाए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ रहा है तो उस टाइम पे रुक करके 10 तक के काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ रहा है हमको, हमें पता है कि हम कुछ गलत कर सकते हैं, भाई सिचुएशन में किसी को मार सकते हैं, फिर किसी पे हाथ उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उस टाइम पर अगर हम किसी एम्प्टी रूम में शाउट आउट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ रहे हैं, उसके बाद अगर थेरेपीज़ वगैरह या फिर अपने आप को या फिर मेडिटेशन वगैरह करना और सिचुएशन को सही काम वे से कामली अगर उसको रीअप्रेस करें तो उसकी वजह से अग्रेशन काफ़ी हद तक खत्म हो सकता है। तो ये भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है इसमें कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ में क्या है कि हमें अपनी कॉग्निशन पे काम करना है। जैसे जनरल अग्रेशन मॉडल में हमने सेकंड जो स्टेज पढ़ी थी उसमें कॉग्निशन भी चीज़ आती है। तो अग्रेशन क्या है? रिजल्ट होता है पर्सनल और सिचुएशनल फैक्टर्स का, ठीक है, थ्रू अफेक्ट एंड अराउजल, कि हमारे जो भी पर्सनल, फर्स्ट स्टेज क्या थी? पर्सनल और सिचुएशनल फैक्टर्स। फिर वो जाती है हमारे सेकंड स्टेज पर जिसमें कि हमारा अफेक्ट, कॉग्निशन और अराउजल, ये तीनों चीज़ आती है सेकंड स्टेज पर। तो ये जब कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद अग्रेशन बाहर आता है। तो अगर मैं इस कॉग्निशन को सही कर लूँ तो मेरा अग्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। इंटरवेनिंग इन अग्रेसिव थॉट्स, कि मेरे जो ये अग्रेसिव थॉट्स मुझे बार बार आते हैं कि मैं कोई चीज़ तोड़ दूँ या फिर मैं किसी को सुना दूँ या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, तो ये जो अग्रेसिव थॉट्स है मुझे इन्हें कम करना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है। अब क्या हो सकता है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो, किसी ने आपको धक्का मार दिया और तुरंत धक्का लगते ही उसने आपको सॉरी बोला, अपने जो है अपॉलजीज ली, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपका एग्रेशन तो आपको बाहर आएगा, लेकिन जो इतना जेन्युइनली उसने सॉरी बोला है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करा है, उसकी वजह से भी आपका एग्रेशन रिड्यूस हो सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो जो अपॉलॉजी है
मेक्स अग्रेसिव बिहेवियर सिम अनइंटेंशनल बट इट मस्ट बी जेन्युइन टू बी इफेक्टिव, कि वो जो अपॉलॉजी है उसे जेन्युइन होना पड़ेगा, ठीक है। जेन्युइनली आप किसी से अपॉलॉजी ले रहे हो या फिर कोई आपसे अपॉलॉजी मांग रहा है, ठीक है, आपको सॉरी बोल रहा है, तो वो आपके बिहेवियर को, आपका जो अग्रेसिव बिहेवियर होगा उसको अनइंटेंशनल समझेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो गलती से हो ही सकता है, जब कोई इतना जेन्युइनली मुझे सॉरी बोल रहा है तो उससे गलती से ये काम हुआ होगा, गलती से धक्का लगा होगा, तो मुझे यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर भी आपका एग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको थॉट्स ही नहीं आएंगे ऐसे। बट वहीं पर अगर दूसरी सिचुएशन हम ले कि एक तो किसी ने आपको धक्का मारा, ऊपर से आपके ऊपर ही चिल्ला रहा है, आपकी गलती बता रहा है, तो आप अगर गुस्सा नहीं भी करते बट उसका जो वो बात का बिहेवियर है वो आपको और ज़्यादा गुस्सा दिला देगा। तो अपॉलॉजी क्या है, वो भी काफ़ी एक अच्छा टूल आप कह सकते हैं इसे, जो कि आपके थॉट्स को रोक देगा, अग्रेसिव थॉट्स को कम कर देगा। नेक्स्ट इसमें हम जो यूज़ कर सकते हैं कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, वो है सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन आर एसेंशियल इन मॉडर्न सोसाइटीज रिक्वायरिंग कंट्रोल ओवर अग्रेसिव बिहेवियर। कि आपको अगर कोलैबोरेशन करनी है, ठीक है, कोऑपरेशन करना जो आपके आज के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते, आपको लोग चाहिए, आसपास के लोग चाहिए जो, ताकि आप सर्वाइव कर सको, अपना काम कर सको। तो वहाँ पर आपको कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ कंट्रोल है, वो भी आपको चाहिए। कॉग्निटिव रिसोर्स है काफ़ी अच्छा, ठीक है, जो कि आपको मदद कर सकता है कि आप अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सको, उसे कम कर सको। अब इसी में कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में एक चीज़ बताइए जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेफिसिट। कॉग्निटिव डेफिसिट का मतलब होता है कमी आना, ठीक है, कोई चीज़ नीचे गिरना। तो जब भी कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जैसे आपने सुना भी होगा ये चीज़ कि गुस्से में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, उसको कुछ सही गलत समझ में नहीं आता, आप कुछ भी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते। वही चीज़ है कि जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो उसकी एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, यानी कि चीज़ों को समझने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। वो कंसिक्वेंसेस के बारे में सोच ही नहीं पाता कि अच्छा अगर मैंने अभी कुछ कर दिया, कुछ उल्टा सीधा गुस्से में, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, हम उतना सोच ही नहीं पाते। प्री एट्रीब्यूटिंग अदर्स अग्रेसिव बिहेवियर टू देयर यूनिक कम्युनिकेशन स्टाइल रादर दैन मेलिक्यूअस इंटेंट कैन रिड्यूस अग्रेशन। कि हम पहले से ये सोच के रखें कि अच्छा दूसरे का जो बोलने का स्टाइल है, ठीक है, कोई ज़्यादा पावरफुल हमें लग रहा है या फिर कोई सामने से ही बहुत गुस्से में बात कर रहा है, तो वहाँ पर उसको पहले से समझ करके, पहले से एट्रीब्यूट करके भी हम अपने एंगर को कम कर सकते हैं। पहले से ये सोच करके कि अच्छा अगर मैंने अग्रेशन शो करा तो मुझे सामने से भी सुनना पड़ सकता है, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मेरे साथ भी हो सकते हैं। अगर हम इतना सोचें तो उसकी वजह से भी हमारा अग्रेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अवॉइडिंग रुमिनेशन ऑन पास्ट और इमेजिन्ड इरिटेशंस हेल्प प्रिवेंट कॉग्निटिव डेफिसिट। अगर किसी के साथ ऑफिस में कुछ गलत हो जाता है या फिर कहीं पर भी कुछ भी पास्ट में कुछ गलत हुआ होता है, ठीक है, अगर सुबह कुछ गलत हुआ तो और आप शाम तक बैठ करके उसी को बार बार सोचे जा रहे हो, बार बार उससे सोचे जा रहे हो, कहीं और अपना दिमाग नहीं लगा रहे, या फिर आप अगर मूवी भी कोई देख रहे हो जो अग्रेशन वाली है, तो आपको दोबारा से वही बातें याद आएंगी जो आपके साथ सुबह कुछ गलत हुआ था, वही चीज़, वही थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, तो आप कभी भी उस साइकिल से बाहर नहीं आ पाओगे। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता भी है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके ऑपोजिट, यानी कि कुछ अच्छा, कुछ जो प्रो सोशल हो, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा कॉमेडी मूवीज़ देखना, या फिर शोज़ देखना, या फिर जिस चीज़ से आपको हंसी आए, ठीक है, आपको ऐसा कंटेंट लेना चाहिए जिसकी वजह से आपके जो कॉग्निटिव थॉट्स होंगे, जो अग्रेशन वाले हैं, वो कम हो जाएंगे। तो आप शांति से कामली आप डिसीजंस ले सकते हो। तो ये जो रुमिनेशन है पास्ट की, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचना कि यार कल तो कुछ गलत ही होगा, इससे तो मेरी लड़ाई होने ही वाली है, ये सब ना सोच करके आप कैसे कामली चीज़ों को ठीक कर सकते हो, वो चीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, जिसकी वजह से कॉग्निटिव डेफिसिट कम हो जाएगा, ठीक है, कॉग्निटिव डेफिसिट आपका नहीं होगा। इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग और वॉचिंग प्लीजेंट फिल्म्स कैन हेल्प रीगेन कंट्रोल ओवर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो वही चीज़ है कि अगर आप प्लीजेंट जो प्रो सोशल मूवीज़ हों, या फिर कॉमेडी मूवीज़ हों, या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम्स हो, वो अगर आप देखें, कंज्यूम करें कंटेंट, या फिर आप बाहर जा करके किसी ऐसे इंसान से बात करें जो कि ज़्यादा काम रहता हो। तो ये हमने कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ भी कवर कर ली। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं अग्रेशन को। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग सोशल लर्निंग जो मेथड था, पनिशमेंट और मॉडलिंग, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग कैथार्सिस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है बुलिंग बिहेवियर। लास्ट है इस यूनिट का टॉपिक, वो है बुलिंग बिहेवियर। बुलिंग बिहेवियर क्या होता है? फाउल लैंग्वेज का यूज़ करना किसी के लिए, किसी को परेशान करना, रूड जेस्चर्स का यूज़ करना, किसी के बारे में रूमर्स फैलाना, फिजिकल हार्म पहुंचाना किसी को, या फिर किसी को अपने ग्रुप से एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, ये सब बुलिंग बिहेवियर में आते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स है बुलिंग बिहेवियर के। बुलिंग बिहेवियर होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी? बुलिंग इज रेपिटेडली असॉल्टिंग समवन हु कांट रिटेलिएट, कि किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसे इंसान को बार बार असॉल्ट करते रहना किसी भी तरीके से, जितने ये एग्जाम्पल्स बताएं सब तरीके से असॉल्ट करना, वो भी उस इंसान को जो कि आपको पता है कि ये बदले में हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, ठीक है, पलटवार नहीं कर सकता, रिटेलिएट नहीं कर सकता, उसे हम लोग बुलिंग कहते हैं। बुलिंग वर्बल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, और सोशल हो सकती है, कि ग्रुप से निकाल देना, वो सोशल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बुली कर सकते, कोई भी बुली करता है किसी को। कैन हैपन ऑनलाइन हो सकती है ये चीज़, ऑफलाइन हो सकती है, किसी एक इंडिविजुअल को भी टारगेट कर सकती है और किसी एक पूरे ग्रुप को भी टारगेट कर सकती है।
ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, ठीक है, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। बट ऑल्सो ऑकर्स इन होम्स, घरों में भी ये चीज़ होती है, ऑफिस में भी होती है, जेल में भी होती है, प्रिजन्स में भी होती है, और कुछ सोशल ग्रुप्स में भी ये चीज़ होती है, बुलिंग होती है। अब इस बुलिंग बिहेवियर के पीछे मोटिव क्या होता है किसी का? डिज़ायर फॉर पावर, कि बुलिंग होती है टू एक्सरसाइज पावर ओवर अदर्स, कि अपनी पावर लोगों को दिखाना, दूसरे इंसान के ऊपर दिखाना, किसी कम्युनिटी के या ग्रुप के ऊपर दिखाना है, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर दिखाना, उस पावर को दिखाने के लिए बुलिंग करते हैं लोग, ठीक है, कि और कई लोग एक पावरफुल ग्रुप का पार्ट होना चाहते हैं, ठीक है, उस वजह से भी वो लोग बुलिंग करते हैं। ये दोनों ही मोटिव्स जो हैं सोशल स्टेटस को पाने के लिए, कि हम बड़े हैं, हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता, इस चीज़ के लिए ये डिज़ायर फॉर पावर है, जिसकी वजह से बुलिंग बिहेवियर होता है। अब इन्होंने क्या है, गर्ल्स के लिए मोटिव थोड़ा सा अलग बताया है, गर्ल्स के लिए थोड़ा एक एडिशनल मोटिव बताया इन्होंने, कि पहले की जो 2 मोटिव है वो तो है ही, बट इसके अलावा भी एक एडिशनल मोटिव होता है कि गर्ल्स हु आर अनहैप्पी और डिप्रेस्ड, जो अनहैप्पी होते हैं, डिप्रेस्ड होती है, मे बुली टू फील बेटर एंड हैप्पियर, कि अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी अनहैप्पीनेस है, डिप्रेशन है, ठीक है, जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उस सबको बाहर निकालने के लिए दूसरे के ऊपर वो चीज़ थोप देना, दूसरे को बुली करना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, जबकि वो कमी खुद के अंदर भी हो सकती है, तो वो पहले ही दूसरे को बता देना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ताकि सामने से वो हमें ना बोल पाए। तो ये भी चीज़ है जो लड़कियों के अंदर होती है, स्पेशली उन्होंने लड़कियों के लिए बताया ये चीज़, एडिशनल मोटिव। तो वहाँ पर भी वो लोग बुली करती हैं। बुलिंग कैन रिड्यूस देयर टेंडेंसी टू फील अनहैप्पी और डिप्रेस्ड, तो अपने दुख को कम करने के लिए, अपनी अनहैप्पीनेस को कम करने के लिए वो लोग दूसरे को बुली करते हैं। अब इस बुलिंग बिहेवियर को किस तरीके से रिड्यूस करा जा सकता है? सबसे पहले ये समझना है कि ये कितनी गलत तरीके से इम्पैक्ट करता है विक्टिम्स को, जिन विक्टिम्स क्या, जिन लोगों को बुली करा जाता है, ठीक है। तो बुलिंग क्या होती है कि जब किसी को बुली करा जाता है तो उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, उनको सोशल फोबिया हो जाती है कि वो लोगों से बातें नहीं कर पाते, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है। और एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि जैसे कॉलेजेस वगैरह में रैगिंग वगैरह होती है, उसकी वजह से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, या फिर स्कूल्स में भी ये चीज़ होती है, ऑफिस वगैरह में भी होती है। तो इतना हार्मफुल इसका इम्पैक्ट होता है। अब इसको रिड्यूस कैसे करा जाता है कि अब किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो हमें बुलिंग को रिकग्नाइज़ करना होगा, एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसका बहुत ही बुरा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। साथ में जो अथॉरिटीज़ होती है, पेरेंट्स, वार्डन्स, ठीक है, टीचर्स, ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक अच्छा एक्शन लेना होगा, कि वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले इसके अगेंस्ट, पता करे कि कौन बुलिंग कर रहा है, किसके साथ बुली हो रहा है, ताकि वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। एडुकेट पोटेंशियल विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं या जिनके साथ ऐसा कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, उनको एजुकेट करना कि कैसे वो इनसे बच सकते हैं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉम्प्ट और एप्रोप्रिएट पनिटिव एक्शंस लेने चाहिए बुलिंग को लेकर के, कि जो भी बुलिंग करे उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देनी चाहिए, फिर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। तो इस तरीके से हम बुलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि ये प्रॉब्लम है और हमारे ऑफिस में या फिर स्कूल में ये चीज़ हो रही है, इसको आइडेंटिफाई करना और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना, इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने BPCC 107 के यूनिट 9 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, अग्रेशन और सोशल इन्फ्लुएंस को। अग्रेशन और सोशल इन्फ्लुएंस को फर्स्ट पार्ट में अग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, अग्रेशन और थेरेटिकल अप्रोचेस। और इस पार्ट में हमने क्या क्या कॉजेज होते हैं अग्रेशन के और कैसे उससे रिड्यूस करा जा सकता है, और बुलिंग बिहेवियर क्या है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी। और इसकी जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम